हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में हमने 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर देश में ढेर सारी चर्चाएं सुनी। पक्ष ने उसमें अपने मत रखे और विपक्ष ने उसको एक काला कानून बताया और बोला गया कि देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है। 130वां संविधान संशोधन बिल आप सबको पता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनसे संबंधित है। अगर इन पे कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होते हैं, इन पर कोई केस दर्ज होता है और ये 30 दिन तक जेल में रहते हैं आफ्टर द कन्विक्शन, तो फिर इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने एक खबर देखी थी कि मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और वो अरेस्ट हुए और जेल से सरकार चली। तो ये लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा सही नहीं लगता है। 130वें संविधान संशोधन की आवश्यकता हमको क्यों है? भारत में बढ़ता अपराधीकरण या करप्शन आप इसको कह सकते हैं, इन सब से आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। एडीआर एक एनजीओ है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि देश के 47% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। जब कानून बनाने वाला वर्ग ही अगर अपराधी है तो हम इनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं, किस तरीके के कानून बन सकते हैं। इस रिपोर्ट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी से इसकी रिलेवेंस को देखते हैं कि कहाँ पर आप इसको रिलेवेंट कर सकते हैं, कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जीएस में यूज़ होगा, ऐसे में यूज़ होगा और इसी के साथ में एथिक्स वाले टॉपिक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ हम लोग बात करते हैं एथिकल वैल्यूज़ की, अकाउंटेबिलिटी की, ऑनेस्टी की, ट्रांसपेरेंसी की। ये सब आइडियल लगती हैं। ऐसा लगता है कि हम यूटोपिया के देख रहे हैं कि हाँ कुछ होगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। ये सारे बिंदुओं को आज बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो एडीआर की एक रिपोर्ट है, ये बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ हमको बताती है। देश के 47% मिनिस्टर पर क्रिमिनल केसेस, 453 में से 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें भाजपा के 136 और कांग्रेस के 45 मिनिस्टर। ये हम आपसे बात कर रहे हैं देश के उन लोगों की जो कानून निर्माता हैं, कानून बनाते हैं, जिससे देश की शासन व्यवस्था चलती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। ये वो लोग हैं जो वादे करते हैं कि देश को बहुत आगे लेके जाना है, विश्व गुरु हमको बनाना है और भी ढेर सारी बातें होती हैं। चुनाव आज के समय पर अपने मूल मुद्दों से भटककर एक अलग ही मुद्दों पर चल रहा है। और हम जब बात करते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले लगते हैं कि क्या इस तरीके से अपराधीकरण समाप्त होगा या इस तरीके से आप भ्रष्टाचार को दूर कर पाओगे। अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते। एडीआर एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका काम है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को एनालिसिस करता रहता है, उनके पॉलिटिशियंस की स्थिति को, स्टेटस क्या है, इनकम क्या है और क्रिमिनल चार्जेस क्या है, इन पे एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इन सब के बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड कराता है। इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं और आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। एडीआर 2025, एडीआर रिपोर्ट क्या है आप इसको जाने पहले। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर सरकारी संगठन है जो राजनीतिक उम्मीदवारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के चुनावी हल्फनामे, एफिडेविट का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक एनजीओ है। रिपोर्ट 2020 से 2025 के बीच हुए चुनावों के दौरान दाखिल हलफनामे पर आधारित है। मुख्य फोकस है आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, अशिष्ट, शिक्षा, अन्य सामाजिक राजनीतिक पहलू। तो जो रिपोर्ट का आधार है इलेक्शन एफिडेविट होता है। कोई ये भी नहीं कह सकता है सर आप ये कुछ भी बता के जा रहे हो, या कोई इस पे ये भी ब्लेम नहीं लगा सकता है कि बायस्ड रिपोर्ट है, क्योंकि इसका जो आधार है वो हलफनामे हैं, एफिडेविट है, जो कि स्वयं जमा किया जाता है एक कैंडिडेट के द्वारा। तो 2020 से 25 में जितने भी चुनाव हुए हैं और उसमें जितने जो कैंडिडेट हैं उनको इन्होंने एनालिसिस करके एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की है। क्या है रिपोर्ट का सार? आपराधिक मामलों से जुड़ी मुख्य बातें। हम क्रिमिनल जो केसेस हैं या क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहता है सर? देश भर के 302 मंत्री
लगभग 47% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 174 मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप जैसे हत्या, अपहरण और महिला अपराध में आरोपी हैं। केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 40% पर आपराधिक केस है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है मिनिस्टर्स का, हम उनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? क्या ये अपने राजनीतिक संरक्षणवाद की नीति पे काम नहीं करेंगे? क्या ऐसे रूल्स एंड लॉज हमको देखने को मिलेंगे जो इन नेताओं को हिरासत में ले जाने का काम करेंगे? और इस देश की कानून व्यवस्था कहती है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो सर्वे सर्वा है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को आप करप्शन, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में उत्तरदायित्व, राजनीति में समर्पण और पारदर्शिता वाले मुद्दों में बेहतर तरीके से रेफरेंस देकर लिख सकते हैं कि ये स्थिति है अभी हमारी देश की, हम कहाँ उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। तो पहला आपराधीकरण का डेटा है, ये देख लीजिए कि इतनी % लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस है। राज्यवार स्थिति की कोई बात करेगा तो 11 राज्यों में 60% से अधिक मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। 11 राज्यों में 60% मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 60% मिनिस्टर। वो 11 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। तमिलनाडु, बिहार, है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल, दिल्ली और पुदुचेरी। ये वो राज्य हैं जो सक्षम हैं, जहां पैसे का दबदबा है, संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका है कि आपकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो फिर शायद आपको नेता नहीं बनाया जा रहा। एक अलग डिबेट को ये चर्चा देता है कि क्या राजनेता बनने के लिए पहले अपराध करना पड़ेगा? जब तक हम अपराधी नहीं बनेंगे तब तक राजनेता नहीं बन पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? आपके विचार जरा हमको बताइएगा। 11 राज्य, 11 स्टेट out of 28 having 60%, more than 60% minister who have criminal charges। अब मिनिस्टर्स हैं इसीलिए चार्जेस है, मिनिस्टर नहीं होते तो शायद कन्विक्स हो जाते, शायद अपराधी हो जाते। ये भी एक डिबेट यहां से छिड़ सकती है। क्लीन स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड, 0% मंत्री ऐसे हैं जो आरोपी हैं या इन पर किसी प्रकार के चार्जेस हैं। तो यहां से बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगर बनना चाहे तो बन सकता है, या रेफरेंस आप दे सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति हमें कुछ राज्यों की देखने को मिलती है जहां 60% से ज़्यादा मिनिस्टर अपराधी हैं, और कुछ ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है कि जहां पर 0% मंत्री जैसे हैं इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट आंखें खोलती है और बहुत कुछ हमको बताती है। संपत्ति से जुड़ा अगर विश्लेषण देखें तो 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23,929 करोड़ है। 643 मिनिस्टर्स हैं और ये करोड़पति हैं। ये जनता की सेवा और जनता के सेवक होने के दावे करते हैं। हमारे सामने ढेर सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, और राजनीति में होना ये बताता है कि क्या सिर्फ अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए यहाँ पर हैं या जन सेवा इनका मूल कर्तव्य है। अब औसतन प्रत्येक मंत्री के पास 37.21 करोड़ प्रॉपर्टी बताई गई है। अरबपति मंत्री कर्नाटक में सबसे ज्यादा हैं 8, आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4। केंद्र सरकार के 6 मिनिस्टर अरबपति हैं, टोटल 8%। तो केंद्र सरकार में जो मिनिस्टर्स हैं इनमें रेशियो काफी कम रखा गया है अरबपतियों का, मतलब ऐसे लोगों को मंत्री बनाए गए हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, और ये होना भी चाहिए। जनता का सेवक वही बनेगा जो जनता से आया है, जो जनता के बारे में जानता है। ये करोड़पति अरबपति लोग कहाँ से दर्द समझते हैं जनता का, समझना इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये संपत्ति से जुड़ा विश्लेषण आप एक बार देख लीजिएगा। महिला नेताओं की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, और विमेन एम्पावरमेंट अगर शायद नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे ये जो कुछ प्रमुख हैं महिलाओं के, वो शायद कारण है। 512 महिला सांसदों विधायकों में से देश में 512 महिला और सांसद और विधायक हैं। 143 28% पर आपराधिक केस है। 78% 15% पर गंभीर अपराधों में आरोपी हैं, और 17 महिला नेता अरबपति हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो ये भी पीछे नहीं है, ये भी यहाँ आगे आ गई हैं, विमेन एम्पावरमेंट कर दिया है। तो महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के बारे में जो आप लोग लिख रहे होंगे तो डेटा को एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। जब ये चुनाव और
पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उससे रिलेटेड डेटा चल रहा हो तो आप इस डेटा को बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे। महिलाओं से जुड़े अपराध वाले राज्य पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, या सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाली महिला नेता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, पहले पर है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। विधिक व नीतिगत पहलू की बात करते हैं, पहले इस रिपोर्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए कि हम भ्रष्टाचार, करप्शन जैसे मुद्दे अब मुझे आदर्शवादी लगने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति नेताओं की है तो ये किस दिशा में काम कर रहे होंगे हम इस बात को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। हाल ही में 130वां संविधान संशोधन बिल आया था और इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सख्त कानून होना चाहिए कि अगर आप पे आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो कन्विंस हुआ है नहीं हुआ है, आपको पद छोड़ देना चाहिए। और अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा से चुनाव लड़ने का कभी भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। 2 साल का जो प्रावधान है बहुत ही छोटा है। इस कानून को और सख्ती से बनाया जा सकता है और सख्ती से लागू किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो कानून है, ये कानून और बेहतर हो सकता है और अच्छा बन सकता है और इसमें सुधार लाए जा सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं विधिक और नीतिगत पहलू, हाल ही में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश है। यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारतीय संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 केवल सजा, कन्विक्शन की स्थिति में अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन तय करता है। केवल आरोप, चार्जेस पर मंत्री, सांसद पद पर बने रह सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है और ये प्रावधान करता है कि अगर किसी को कन्विक्शन हो जाता है, किसी को सजा हो जाती है तो मंत्री पद चला जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि जब भी किसी पर इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है, वो पहले त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद बैठे रहते हैं, क्योंकि अब उन कामों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो 130वें संविधान संशोधन कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है और कठोर कानूनों की हमको आवश्यकता है। हम करप्शन को लेकर कितनी भी मुहिम चला लें, एंटी करप्शन लॉज बना लें, वो तब तक बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे जब तक आप राजनीति को भ्रष्टाचार और इनसे फ्री नहीं करोगे, अपराधों से, क्योंकि सब कुछ चलाने वाले और बनाने वाले तो यही लोग हैं। तो करप्शन वाला टॉपिक, गुड गवर्नेंस एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हर जगह आप इसको लिख सकते हैं। आप गवर्नेंस को जब पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, एलिमेंट्स विच अफेक्टिंग दी पॉलिटिक्स, ऐसे तत्व जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। वहां भी आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में परिदृश्य कुछ इस तरीके से बदल चुका है। राजनेता बनने के लिए आपका बैकग्राउंड अब कैसा होना चाहिए, आपराधिक, तब जाके आप राजनेता बन पाते हैं। तो ये एक एनालिसिस था। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा है आप मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर के बारे में बात करते हैं। एडीआर एक गैर सरकारी संगठन है। मान लीजिए यही आपसे पूछ लिया गया, एनजीओ है जो भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों को बढ़ाता है, इसके लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1999 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसरों और पूर्व छात्रों ने की थी। एडीआर का उद्देश्य है भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना। यह खासतौर पर राजनीतिक दलों, नेताओं के बैकग्राउंड, इनकम और क्रिमिनल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करता है। एडीआर हर चुनाव से पहले उम्मीदवार के नामांकन पत्रों में दिए गए आपराधिक मामले, संपत्ति, एजुकेशन की जानकारी का एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करता है। यह संगठन राजनीतिक दलों की आय, खर्च और चंदे की जानकारी RTI और चुनाव आयोग के दस्तावेजों के जरिए जुटाकर जनता के सामने लाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये नहीं हो पा रहा है तो एडीआर जैसे संगठन है ये हमको बता रहे हैं। तो एडीआर भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स और मेंस में, पॉलिटी वाले सेगमेंट में। ये खबर आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। अगर किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। फिर मुलाकात करते हैं दूसरे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।